आज 5 जनवरी और आज की न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट कटिंग्स को लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। देखिए आज की जनसत्ता की जो हेडलाइंस हैं, तो इसमें आपके काम का सिर्फ और सिर्फ एक, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की को मंजूरी दे दी गई है कल कैबिनेट के द्वारा। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसे लगाया है कि द कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़ रुपए की इनिशियल आउटले के साथ शुरू किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अमाउंट याद रखेंगे ये। और इसका उद्देश्य क्या है? विद द व्यू ऑफ मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका उद्देश्य है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। और इसमें एक बात और है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2070, 2070 तक हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो उसके लिए आपको जो स्वच्छ ऊर्जा है, ग्रीन ऊर्जा है, क्लीन एनर्जी है, उसकी तरफ तो ध्यान देना ही देना होगा। इसी से जुड़ी जो न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं कहे, इसी से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने की बात भारत में इसलिए हो रही है क्योंकि यह भविष्य का प्रमुख ईंधन माना जा रहा है। अब इसमें पेट्रोलियम की तरह भारत इन ईंधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आप सबको पता होगा कि भारत को अपनी जो ज़रूरत है तो उसका 85% तक, 84-85% तक जो क्रूड ऑयल है वो मंगाना पड़ता है बाहर से। तो हमारा जो फॉरेन करेंसी तो हमारी जाती ही है बाहर, हमारा जो मुद्रा है वो तो बाहर जाता ही है। साथ साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उस पर भी असर डालता है ये। इसलिए ये सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए देखा होगा आपने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें भारत की प्रमुख भूमिका रही है। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट कर लेंगे इसको। दैनिक जागरण ने भी इसको लगाया था, भारत 20,000 करोड़ से बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का हब। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अनुमति दी कैबिनेट ने। वही बात देख लेंगे इसको भी आप। अमाउंट को याद रखेंगे, 19,744 करोड़ रुपये का है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में कुल 8 लाख करोड़, ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुल 8 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता खुलेगा और 6 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्धारित वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में मदद करेगा। 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर 2030 तक के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है। इससे एक बड़ा फायदा बताया जा रहा है कि भारत 1 लाख करोड़ रुपए के कम ईंधन का आयात करेगा। इससे स्वाभाविक रूप से जब हमारे पास हाइड्रोजन का विकल्प होगा तो जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल वगैरह पे वो कमेगी, तो इससे बचत होगी। साथ ही पर्यावरण को एक बड़ा फायदा यह होगा कि औद्योगिक सेक्टर से 50 लाख टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा। बताते चलें कि अभी देश के विभिन्न उद्योगों में जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, ग्रे हाइड्रोजन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे आपको मिले। अगली कटिंग लेते हैं। अगली कटिंग बैंकिंग से है। इसमें खासकर चूँकि बहुत सारे अपना जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग बैंकर्स हैं, तो उनके लिए भी और आप सब के लिए देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक ने 2017 से अब तक लंबी दूरी तय की है। उन्होंने 2017 में 85,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था, जबकि 2021-22 में
यह 66,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल गया और अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत। अब देखिए ये जो डेटा है इसको आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि नहीं, बैंकिंग सिस्टम को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए 2014 से ही और खासकर अरुण जेटली जिस समय वित्त मंत्री थे, तो देखेंगे आपने कई सारे पहल किए गए, इसमें कोई शक नहीं है। तो वही उनका जो परिणाम है वो निकल कर आ रहा है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक पीएसबी का मुनाफा बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। एक समय था जब 2021 में 11 पीएसबी को खराब कर्ज के कारण 11 पीएसबी थे जो खराब कर्ज के कारण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया था और रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक ढांचे के तहत रखा गया था। यहाँ ये जो त्वरित सुधारात्मक ढांचा है इसको बोलते हैं PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो 2002 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में आप देखें 2017 में इसको काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू किया गया। और PCA ऐसे भी पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है कि बैंकों की मजबूती के लिए कुछ जो इनिशिएट किए गए बताएं आप, तो PCA उसमें आ जाता है। इसके अलावा PCA के अलावा जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष ये भी आ जाता है, इंद्रधनुष योजना आ जाती है। ध्यान रखेंगे मिशन इंद्रधनुष नहीं, क्योंकि उसका संबंध वैक्सीनेशन से है। इंद्रधनुष जो योजना लाई गई थी जिसमें 7 पॉइंट्स थे, जिसमें बैंक, बोर्ड, ब्यूरो वगैरह का गठन की बात कही गई थी, तो इंद्रधनुष हो गया, PCA हो गया, इंद्रधनुष हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो NPA है, NPA की रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट के तहत ARC का गठन किया गया था। ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब जो 500 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट है, तो उसके लिए 2021 में नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARC का गठन किया गया 2021 में। जो बड़े अमाउंट है ना, NPA का जो बड़े अमाउंट है उसका ये सॉल्यूशन करेगा। तो सरफासी एक्ट में एक प्रोविज़न है कि बैंक जो है अपने NPA को ARC को बेच सकता है, या अब वो काम NARC भी करेगा। बैड बैंक, आपने नाम सुना होगा, बैड बैंक, तो ये बैड बैंक इसी को कहा जा रहा है। खैर, तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें PCB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के कायाकल्प की पहल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने की थी। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा है, इस आंकड़े से आपको काम नहीं है, बस ये है कि PCA को याद रखेंगे आप, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी वो बैंक जिनकी NPA और बैलेंस शीट वगैरह बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक RBI उसको PCA के अंडर ले आती है और खुद से रेगुलेट करती है उस पर ज़्यादा। ठीक है, तो ये बैंकिंग से संबंधित। अगली कटिंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, देखिए संविधान पार्क, देश का पहला संविधान पार्क, यहाँ देखिए संविधान पार्क में क्या है, संविधान निर्माण में योगदान देने वाले विभूतियों को, प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि संविधान उद्यान, भारत का पहला संविधान उद्यान, संविधान पार्क को कहाँ पर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? अब नहीं जानते हैं तो ज़्यादातर लोग नई दिल्ली दे देंगे, जयपुर पर किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा? जयपुर होगा। और इस तरह का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगली कटिंग देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे इनॉग्रेटेड द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा बनता है कि राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थापित की गई? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगली कटिंग को लें। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग ये आया था, स्किल इंडिया है एक, स्किल इंडिया, तो इसकी रिपोर्ट आई है स्किल इंडिया की। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने नहीं डाला है, बस इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने डाल दिया इसको। ये क्या कह रहा है, स्किल इंडिया की पिछली रिपोर्ट में बीटेक करने वालों को नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा योग्य बताया गया था, मगर ताज़ा रिपोर्ट में बीकॉम वालों ने इन्हें पटकनी दे दी है। यानी बीकॉम वाले, देखिए 61% युवा रोजगार के काबिल भी पाए गए, बीटेक वाले
57% के साथ पीछे छूट गए। और देखिए MBA वाले लगातार दूसरे स्थान पर हैं। तो बीकॉम वाले और खुश हो सकते हैं। इसमें एक और ये आपके काम का है, जो सारे लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जॉब के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है। तो देखिए सबसे पसंदीदा शहर बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पर चेन्नई है, चेन्नई, ठीक है। और चेन्नई और उसके बाद दिल्ली है, तीसरे स्थान पर दिल्ली है। अगली कटिंग बिहार से है। बिहार से कोई भी न्यूज़ अगर निकल कर आता है, खासकर एग्रीकल्चर से, तो वो तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर है कृषि विभाग चौथे कृषि रोड मैप। आज से 2 दिन पहले का जो वीडियो था उसमें कृषि रोड मैप की बात हुई थी, तो मैंने बताया था उसमें। तो अभी जो कृषि रोड मैप है चौथा, वो 2023 से 28 के लिए, आप सबको पता है 5 वर्षों के लिए एक कृषि रोड मैप आता है। तो 2023 से 28 के लिए जो कृषि रोड मैप है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो इसी संदर्भ में ये आया है कि कृषि विभाग चौथे कृषि रोड मैप के साथ नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर किसानों को जागरूक करेगा। नैनो यूरिया के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बात की थी कि नैनो यूरिया किस तरह से रिप्लेस कर सकता है जो बोरी वाला यूरिया आता है 45 किलो वाला, उसको कितनी सुविधाएं हो सकती हैं। कृषि मंत्री कौन है बिहार के? बिहार के कृषि मंत्री हैं सर्वजीत कुमार सर्वजीत। तो ये भी नोट करेंगे आप, कम से कम 6-7 पोर्टफोलियो जो बिहार के हैं वो आप याद रखें। वित्त मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, तो सर्वजीत हैं, कुमार सर्वजीत। इसके अलावा नैनो यूरिया की उपयोग, अब देखिए यहाँ पर मेंस के लिए भी आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कटिंग है। नैनो यूरिया की उपयोगिता तथा उसके लाभ के बारे में किसानों को बताया जाएगा, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो नैनो यूरिया विश्व का, अच्छा लिक्विड फॉर्म में है, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। नैनो यूरिया विश्व का, पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म में है, प्रथम स्वदेशी नैनो उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। और नैनो यूरिया के उपयोग से वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण में मृदा मतलब सॉयल पॉल्यूशन में कमी होगी। नैनो यूरिया पूर्णतः हानि रहित एवं सुरक्षित है। इसके उपयोग से फसलों में कीट एवं रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नैनो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज काफ़ी किफ़ायती है। तो ये मेंस की पर्पज से भी आपको हो गया। एक कटिंग और मैंने पाई है कि अभी 4 जनवरी को गान नगाई उत्सव, आपसे पूछा जा सकता है कि गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो गान नगाई महोत्सव कहाँ भाई? मणिपुर में है ये। और किस समुदाय के द्वारा? जेलियांगरोंग समुदाय। और ये हर साल के शुरुआत में मनाया जाता है। तो इस कटिंग से कितने प्रश्न बन सकते हैं आपको? एक तो ये बन सकता है कि गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, कुछ भी दे देंगे। गान नगाई उत्सव किस समुदाय के द्वारा दे देंगे, गारो, खासी, जयंतिया, जेलियो, ग्रोंग, कुछ भी दे सकते हैं। देखिए कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। और ये गान नगाई उत्सव किस समय मनाया जाता है? नव वर्ष की शुरुआत में, होली के समय, किसी भी समय। तो देखिए 3-4 प्रश्न इससे आपको बनते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ना चाहिए आपको। तो इतनी सारी कटिंग्स आज जो मैंने लगाई थी। अच्छा एक और है, सरकार पर पारसनाथ पर निर्णय लेने का बढ़ा दबाव। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरुद्ध देश भर में जैन अनुयायी प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन समाज के लोगों का कहना है कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से यहाँ मांस मदिरा का प्रयोग बढ़ेगा, साथ ही अन्य अनैतिक कार्य भी बढ़ने का खतरा है। कल के भी वीडियो में मैंने इस पर अपनी बात कही थी। तो देखिए ये लगातार चर्चा में है। तो थोड़ा सा मैप पे एक बार आप देख लेंगे, झारखंड का मैप निकाल करके। एक समय जब 2000 के पहले बिहार और झारखंड एक था, तो उसमें एक प्रश्न आता था बिहार की सबसे ऊंची चोटी, और उसका आंसर क्या आता था? उसका आंसर आता था पारसनाथ। और इसका कितनी है हाइट? इसकी 1365 मीटर है, 1365 मीटर। तो इसको ज़रा एक बार इसी बहाने आप मैप देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल फिर हम लोग बात करते हैं
आज कोशिश करूँगा मैं कुछ MCQ डाल दूँ शाम तक में। थैंक यू।